हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है ठीक ही होंगे। गाइस, आज के सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तो क्वेश्चन करंट के क्वेश्चंस की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाता है, और दूसरा आज का टॉपिक जो है स्पेशल टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आज है सैटरडे और सैटरडे को मैं स्पेशल टॉपिक को डिस्कस करती हूँ। और ये जो स्पेशल टॉपिक है ये आपके एग्ज़ाम में यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर फंसता है, तो आप ज़रूर देखिए। वीडियो स्किप मत करिए, शुरू से अंत तक वीडियो देखा करिए। भले ही फास्ट मोड में करिए, बट देखिए ज़रूर। इससे क्या होगा, आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, रिवीजन होता रहेगा। हम क्या करेंगे, सैटरडे स्पेशल टॉपिक में कब रिवीजन टॉपिक भी आपका कराते रहेंगे, रिवीजन कराते रहेंगे, जिससे आपकी चीज़ें क्या होंगी, क्लियर हो जाएंगी। आपको बार बार अपना क्या करना है, पेज पलट करके नहीं देखना पड़ेगा। इसकी गारंटी हम ले रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो पर बने रहना पड़ेगा कंटिन्यू। जैसे मैं कंटिन्यू डेली पोस्ट करती हूँ, वीडियो अपलोड करती हूँ, वैसे ही आपको भी बने रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा वीडियो, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा इसका। और जिसने भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जा करके ज्वाइन कर सकता है। वहाँ पर इसकी पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी, वहाँ से आप लोग जाकर कलेक्ट कर लीजिएगा। वहाँ और भी क्वेश्चंस शेयर किए जाते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहे। और जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी जा करके लिंक वहाँ शेयर कर दिया गया। उसके लिए भी एक ग्रुप चैनल अलग से है, उसको भी आप जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपको बेनिफिट ही मिलेगा। और जो हमसे इंस्टा पर जुड़ना चाहता है वो भी जा करके फॉलो कर सकता है। सबकी लिंक आपको वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज का सेशन कैसे इंपॉर्टेंट है, ये मेरे कहने पर मत जाइए, आप लोग खुद ही देख लीजिए। एक एक क्वेश्चन आप लोग को लगेगा कि हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में फंस सकता है। तो चलिए देख ही लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आज का। भारतीय नौसेना के द्वारा अपने युद्धपोत आईएनएस विशाखापत्तनम से 18 फरवरी 2022 को किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। पहले ये देखना है कि किसके द्वारा परीक्षण किया गया है। तो पहला है आईएनएस विशाखापत्तनम, इसको देख लेना है कि इससे क्या किया गया, परीक्षण किया गया। किसका परीक्षण किया गया, ब्रह्मोस मिसाइल का। तो ये मेरे द्वारा आप दोनों शब्द सुन चुके होंगे कि आईएनएस विशाखापत्तनम क्या है, ब्रह्मोस मिसाइल क्या, अपने लेक्चर में ये सब डिस्कस कर चुके हैं। बस इसका परीक्षण किया गया, इसलिए फिर ये न्यूज़ में है, तो देख लेते हैं। पहले हम बात करेंगे आईएनएस विशाखापत्तनम की। जो आईएनएस विशाखापत्तनम है, ये देश का क्या है, पहला स्टील्थ गाइडेड मिसाइल। क्लियर हो गया होगा ये चीज़ आपको, ये लाइन। और ये जो ब्रह्मोस मिसाइल की बात कर रहे हैं, ये कहाँ से इसका परीक्षण किया गया, पहले तो ये देख लेते हैं कि ये देश का, भारत का जो है सबसे ताकतवर मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल जो है देश का, हमारे भारत देश का क्या है, सबसे ताकतवर मिसाइल है। सबसे ताकतवर मिसाइल जो कैसी मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कैसी मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। और इसका परीक्षण जो किया गया, कहाँ से किया गया है, पश्चिमी तट से किया गया है। पश्चिमी तट के पास समुद्र से इसका परीक्षण किया गया है। तो ये तीनों फैक्ट तो आपको नोट डाउन कर लेने की। कहाँ से किया गया है, आईएनएस विशाखापत्तनम, जो कि देश का पहला स्टील्थ गाइडेड मिसाइल। और ये क्या है, डिस्ट्रॉयर है, विध्वंसक है। सॉरी, ये ब्रह्मोस नहीं, ये आईएनएस विशाखापत्तनम जो है ये क्या है, एक डिस्ट्रॉयर है, विध्वंसक है। और इसी से क्या किया गया है, जो सबसे ताकतवर मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल, इसी का पश्चिमी तट से क्या किया गया है, परीक्षण किया गया है। अब चलते हैं और भी फैक्ट को हम लोग देख लेते हैं। एक्चुअली क्या है, ये हम दिखा दे रहे हैं आप लोग, एक मिनट। ये देखिए, ये है ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया गया। एक्चुअली ये 21 फरवरी को नौसेना के द्वारा आयोजित की जा रही है। क्या आयोजित की जा रही है, राष्ट्रपति की फ्लीट रिव्यू में, राष्ट्रपति की फ्लीट रिव्यू में क्या होगा, भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 21 फरवरी को नौसेना के द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम किया जाएगा, राष्ट्रपति की फ्लीट रिव्यू
में भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 21 फरवरी को कहाँ पर? विशाखापत्तनम में किया जाएगा। और इसके बाद क्या होगा? द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास। वो नौसैन्य अभ्यास कौन सा होगा? मिलन अभ्यास। ये द्विपक्षीय अभ्यास है, मिलन अभ्यास, ये होगा इसके बाद 21 फरवरी के बाद। तो ये आपको मतलब जो अभी मैंने बताया कि फ्लीट रिव्यू के बाद जो नौसेना के द्वारा आयोजित की जा रही है, तो उसके बाद ये द्विवार्षिक मिलन अभ्यास, ये द्विपक्षीय नहीं है, द्विवार्षिक मतलब 2 वर्ष पर आयोजित होती है मिलन अभ्यास। और ये कैसी है? बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास मिलन का क्या होगा? आयोजन होगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए, मिलन मैंने बता दिया कि मिलन कार्यक्रम क्या है, मिलन अभ्यास क्या है, तो ये भी बात कर लेते हैं। इसकी जो शुरुआत हुई थी, स्टार्ट ये जब हुआ था, कब हुआ था? 1995 में, 1995 में। कहाँ पर? अंडमान निकोबार के निकोबार द्वीप समूह में, निकोबार द्वीप समूह में 4 तटवर्ती नौसेना की भागीदारी के साथ की गई थी। कितने तटवर्ती नौसेना के? 4 तटवर्ती नौसेना की भागीदारी के साथ किया गया था। ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे का पॉइंट देख लेते हैं। जो मिलन 2022 होगा, मिलन 2022, इस आयोजन का कौन सा संस्करण होगा? 11वां संस्करण होगा, 11वां संस्करण है। और इसमें 45 से अधिक देश को भाग लेने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए क्या किया गया है? निमंत्रण भेजा गया है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, मिलन अभ्यास के बारे में बता दिया। अब हम लोग टॉपिक पर थे, किस पे? ब्रह्मोस मिसाइल पर। तो ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, तो इसकी खूबियाँ क्या हैं? ये देख लेते हैं। ये क्या कर सकती है? ये मिसाइल 400 किलोमीटर तक लक्ष्य को भेद करने की क्षमता है। लक्ष्य को भेद सकती है। कितने किलोमीटर? 400 किलोमीटर तक का लक्ष्य ये क्या कर सकती है? भेज सकती है। और ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था अपने लास्ट वीडियोज़ में, किसकी हेल्प से? भारत और रूस, इन दोनों के संयुक्त प्रयास से इसको विकसित किया गया है। किसके प्रयास से? भारत और रूस के प्रयास से। भारत की तरफ से DRDO और रूस का कौन सा है? भारत का DRDO तो आपको क्लियर होगा, रूस का बता दे रहे हैं कि रूस का कौन है? मॉशिनो स्ट्रोयेनिया। एक स्ट्रो के बाद क्या हो जाएगा? येनिया, मॉशिनो स्ट्रोयेनिया। ये कहाँ का है? रूस के मॉशिनो स्ट्रोयेनिया द्वारा स्थापित ये क्या है? ब्रह्मोस डिज़ाइन किया गया है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और देख लेते हैं इसके बारे में कि ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है, इसकी जो लंबाई है वो 8.4 मीटर। लंबी कितनी है? 8.4 मीटर। और अगर इसकी मोटाई की बात करें तो 0.6 मीटर। और ये जो मिसाइल है, ये 2.5 टन तक परमाणु, अणु और परमाणु युद्ध अस्त्र ले जाने में भी सक्षम है। 2.5 टन तक ये क्या कर सकती है? जो परमाणु, अणु और परमाणु युद्धास्त्र हैं, युद्ध अस्त्र, इसको संधि विच्छेद करेंगे तो युद्धास्त्र कहलाएगा। युद्ध धन अस्त्र, ऐसे युद्धास्त्र, इसको ले जाने में भी ये क्या है? सक्षम है। जो हमारा ये है विशाखापत्तनम, INS विशाखापत्तनम जो है, इसकी बात करें तो जो प्रोजेक्ट 15B है, प्रोजेक्ट 15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को ही INS विशाखापत्तनम नाम दिया गया था। तो इसके साथ ही आपको ये भी फैक्ट याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि प्रोजेक्ट 15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल को ही क्या नाम दिया गया है? INS विशाखापत्तनम। स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को क्या नाम दिया गया है? INS विशाखापत्तनम। अब ये क्लियर हो गया होगा। और ये जो INS विशाखापत्तनम है, स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, इसको बनाने की शुरुआत कब हुई थी? 12 अक्टूबर 2013 से इसकी शुरुआत हुई थी। और ये कितने टन का है?
7400 टन का क्या है, ये युद्ध पोत है और इसकी लंबाई 535 क्या है, फीट है। इतना बहुत है आपके लिए। और थोड़ा सा देखा जाए तो ये मिसाइल जो है, मिसाइल का जो ये संस्करण है, ये क्या कर सकती है, जमीन समुद्र दोनों जगह से लक्ष्य को लक्षित करने के लिए, चाहे वो चलती हुई स्थिति में हो या स्थिर स्थिति में हो, लंबवत हो या क्षैतिज मोड में हो, वो लॉन्च करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। ये जो इसका उन्नत संस्करण है ब्रह्मोस मिसाइल का, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इसकी गति जो इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा कि 2.8 मैक की गति से 2.8 मैक या ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना की गति से दागी गई जो मिसाइल है, वो लंबी दूरी के लक्ष्य को भेदने में जहाज़ों की क्षमता में काफ़ी वृद्धि करती है। तो आपको ये ध्यान रखना, 2.8 क्या है, मैक, 2.8 मैक इसकी क्या है, गति है। और ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है, दागो और भूल जाओ सिद्धांत पर, फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर ये काम करती है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और अभी आपको मैंने बताया भी था अपने लास्ट के लेक्चर में किसी वीडियो में कि फिलीपींस जो है वो भारत से यह मिसाइल खरीद रहा है। फिलीपींस ऐसा देश हो गया है जो भारत से इस मिसाइल को क्या कर रहा है, खरीद रहा है। इसके लिए उसने करीब 37.49 करोड़ डॉलर की डील को मंजूरी दी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ये लास्ट लेक्चर में मैंने बताया। तो ये ध्यान रखना है कि पूछ सकता है क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा देश है जिसने किया, तो फिलीपींस है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। मैंने ऑलमोस्ट सारे जितने भी फैक्ट बनने वाले हैं सारे मैंने आपको बता दिया, कुछ छूटा नहीं है, एक्स्ट्रा ही बता दिया है। और एक आप लोग और जान लीजिए, जो प्रलय है, प्रलय ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि किससे कहाँ से कहाँ, तो प्रलय, अग्नि, पृथ्वी, ये तीनों क्या है, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 19 फरवरी 2022 को एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं कहाँ किया जाएगा। इंदौर। इंदौर है कहाँ, पता ही है सबको, एमपी में है। तो इंदौर किस लिए जाना जाता है, तो देश भर में स्वच्छता को लेकर के सबसे आगे जो रहता है मध्य प्रदेश का जो सिटी है इंदौर, ये अब क्या करेगा, कचरे को भी ऊर्जा में बदल दिया। इसने क्या किया है, कचरे को भी ऊर्जा में बदल दिया है। तो यह जो है एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट बनाया गया है यहाँ पर। कहाँ पर, इंदौर में बनाया गया है। जिससे क्या होगी, जल्दी ही करीब 400 बसें किससे, बायो सीएनजी से चलेंगी। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये 19 फरवरी को मोदी जी ने, मतलब आज के दिन इन्होंने क्या किया है, इसका उद्घाटन किया है। और इंदौर को भारत के सबसे स्वच्छ शहर में से एक माना जाता है। ये जो बायो सीएनजी प्लांट है, ये क्या करेगा, स्वच्छता का एक और उच्च मानक स्थापित करेगा। कैसे स्थापित करेगा, जब आपको बता ही दिया कि कचरे से ये ऊर्जा स्थापित हो, तो एक हिसाब से क्या स्वच्छता ही ला रहा है। तो चलिए देखते हैं कि ये बायो सीएनजी प्लांट कैसे संचालित किया जाएगा। तो ये जो होगा, जो ये बायो सीएनजी प्लांट है ये, इसको 100% गीले कचरे से संचालित किया जाएगा। गीले कचरे से क्या किया जाएगा, संचालित किया जाएगा 100%। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इससे क्या होगा, इससे मतलब प्रतिदिन इस संयंत्र से प्रतिदिन 18,000 किलोग्राम गैस का उत्पादन होने का क्या है, अनुमान लगाया गया है, 18,000। ये जो बायो सीएनजी है, इससे क्या होगा, रोजाना शहर में करीब 400 बसें चलाने में इससे क्या होंगी, मदद मिलेंगी। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें संयंत्र की क्षमता क्या है, ये तो मैंने बता दिया कि ये कैसे संचालित होगा, ये आपको क्लियर पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपका क्या बनता है, इस संयंत्र की क्षमता क्या होगी, तो इसकी कुल क्षमता जो होगी 550 मीट्रिक टन होगी। 550 मीट्रिक टन होगी। और यह 96% शुद्ध मीथेन गैस के साथ, 96% शुद्ध मीथेन गैस के साथ सीएनजी का उत्पादन करेगा। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट फैक्ट देख लेते हैं, क्या है पॉइंट है,
ये जो होगा ये संयंत्र क्या करेगा, आईएमसी का मतलब इंदौर नगर निगम, इंदौर, ये जो संयंत्र होगा ये इंदौर नगर निगम और IEISL मतलब क्या हुआ इसका, इंडो एनवायरो इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन लिमिटेड। फिर से बता रहे हैं हम, आई का मतलब इंडो, ई का मतलब इन्वायरो मतलब एनवायरनमेंट जिसको बोलते हैं इन्वायरो, आई से इंटीग्रेटेड, एस से सॉल्यूशंस एंड एल से लिमिटेड। तो ये जो प्रोजेक्ट होगा, ये जो संयंत्र होगा, ये इंदौर नगर निगम और इंडो एनवायरो इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन लिमिटेड के द्वारा PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत स्थापित किया गया है। इन दोनों के द्वारा इसको PPP के माध्यम से क्या किया गया है, संचालित किया गया है, स्थापित किया गया है। इससे क्या होगा, जो इंदौर नगर निगम है इसको 2.5 करोड़ रुपए का क्या होगा, राजस्व प्राप्त होगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर बात करें जो इस प्लांट का महत्व क्या होगा, प्लांट तो स्थापित, चलिए ये गीले कचरे से हो गया और इसको PPP के तहत होगा, इन दोनों के द्वारा होगा, लेकिन इससे इसका महत्व क्या होगा, तो महत्व, बिना महत्व के कोई काम तो होता नहीं है। तो देख लेते हैं क्या है। ये जो संयंत्र होगा ये क्या करेगा, कैलोरी मान में सुधार करेगा। सेकंड क्या करेगा, इससे क्या होगा, बायो CNG की प्रभावशीलता को यह क्या करेगा, बढ़ाएगा। दूसरा क्या करेगा, जो घनी आबादी वाले सिटीज़ होंगे, शहर होंगे, उनकी वायु गुणवत्ता को ये क्या करेगा, शुद्ध करेगा, गुणवत्ता को क्या करेगा, ये शुद्ध करेगा। और इससे क्या होगा, सालाना जो है, एक मिनट, ये सालाना क्या करेगा, सालाना 1,30,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने में क्या करेगा, मदद करेगा। सालाना 1,30,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, कम करने में ये मदद करेगा। तो इसके महत्व आपको क्लियर हो गए होंगे। और ये जो स्थापित हो रहा है ये CNG, ये कहाँ हो रहा है, इंदौर के किस स्थान पर, वो भी हमको जानना है, क्योंकि ये MP के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि एग्जैक्ट लोकेशन बताइए कहाँ है। तो इंदौर के देवगुराडिया, ये लास्ट में या है, देवगुराडिया ट्रेंचिंग ग्राउंड, देवगुराडिया ट्रेंचिंग ग्राउंड में ये बायो CNG प्लांट स्थित है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये भी मैंने बता दिया कि यह जो संयंत्र होगा ठोस कचरे का 100% पृथक्करण सुनिश्चित करता है और इससे क्या होगा, गीले कचरे में 1% से भी कम अशुद्धियां होती हैं। और इंदौर में गीले कचरे की जो गुणवत्ता है दुनिया भर में सबसे अच्छी गुणवत्ता में से एक है, ये भी आप लोग जान लीजिए। नेक्स्ट और भी टॉपिक MP के बारे में बता देते हैं कि MP की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो MP की सबसे ऊंची चोटी जो है वो क्या है, धूपगढ़ है। और ये धूपगढ़ जो है वो कहाँ पर है, सतपुड़ा श्रेणी में है। कहाँ पर है, सतपुड़ा श्रेणी में है। और ये 1350 मीटर क्या है, ऊंची चोटी है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। और अगर महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी देखें, महाराष्ट्र की, तो कलसूबाई है, कलसूबाई। राजस्थान की गुरु शिखर, झारखंड की पारसनाथ, तो ये सब नोट कर लीजिए। और अभी रिसेंट की न्यूज़ थी कि भोपाल में क्या किया गया, हबीबगंज जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया था, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया था। और एक स्टेशन का नाम बदला गया था, इंदौर का क्या था, पाताल पानी रेलवे स्टेशन। इंदौर का पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या कर दिया गया था, एक मिनट लिख दे रहे हैं उसको, टंट्या, इसकी स्पेलिंग है यहाँ लिख दे रहे, टंट्या, TANTYA, टंट्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है,
और हाँ, कुछ और फैक्ट आप लोग देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो मीथेन मैंने नाम लिया था, तो मीथेन को और किस नाम से जानते हैं? मीथेन को मार्श गैस भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है, कई बार पूछ चुका है। मार्श गैस भी कहते हैं। और मीथेन गैस कहाँ कहाँ से उत्सर्जित होता है? तो जो ऐसे दलदली इलाका हो गया, दलदली भूमि हो गई, वहाँ से। जुगाली करने वाले जो पशु हैं वहाँ उनसे होती है। कोयले के खान से होती है। और क्या नाम है उसका, एक मिनट, धान का खेत जो है वहाँ से। तो ये सारे क्वेश्चन आते हैं, ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के द्वारा तारापुर नरसंहार, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार से रिलेटेड है। किस राज्य के द्वारा तारापुर नरसंहार में शहीद हुए सेनानियों की याद में? आज वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, डेली वैसे भी लंबा ही हो जाता है, नया क्या है इसमें, लेकिन आज कुछ और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लोग पसंद नहीं करते हैं देखना, लेकिन क्या करें, इतना टॉपिक हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिससे मुझे शेयर करना पड़ता है चीज़ों को। नहीं बताएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। और वन लाइनर तो बहुत सारे आपको चैनल मिल जाएंगे, थोड़ा डीप जानना जरूरी है चीज़ों को ना। चलते हैं। किस राज्य के द्वारा तारापुर नरसंहार में शहीद हुए सेनानियों की याद में 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? स्टार बना लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में कहाँ मनाए जाने की घोषणा की गई? बिहार राज्य में। किसमें? तारापुर नरसंहार हुआ था, उसी में शहीद हुए थे कुछ सेनानी, उन्हीं की याद में। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या है इसमें। तो बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, क्या नाम है उनका? नीतीश कुमार। उन्होंने इसकी घोषणा की है कि अब क्या करेंगे, 15 फरवरी को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बिहार का एक जिला है, इसकी कहानी आप लोग को बता दे रहे हैं। बिहार का एक जिला है जिसका नाम है मुंगेर जिला, सबने सुना होगा ऑलमोस्ट, मुंगेर जिला। तो यहाँ पर एक शहर है तारापुर सिटी, तारापुर शहर। तो यहीं पर 90 साल पहले क्या हुआ था, पुलिस के द्वारा 34 स्वतंत्रता सेनानियों को पुलिस ने मार दिया था, पुलिस के द्वारा मारे गए थे। तो इन्हीं की याद में क्या किया जाएगा, इन्हीं के सम्मान में ये शहीद दिवस मनाया जाएगा। देखा जाए तो 1919 में जो अमृतसर में जालियांवाला बाग घटना हुई थी, तो उसके बाद ब्रिटिश पुलिस द्वारा किया गया यह सबसे बड़ा नरसंहार था। जालियांवाला बाग के बाद देखा जाए जो 1919 में अमृतसर में हुआ था, उसके बाद से ये देखा जाए तो दूसरा ये सबसे बड़ा नरसंहार था। चलते हैं, देख लेते हैं कि इस घटना में क्या हुआ था। ये घटना थी 15 फरवरी 1932 को, 15 फरवरी 1932 को हुई थी। जब क्या हुआ था, कुछ युवा स्वतंत्रता सेनानी का एक ग्रुप था, वो क्या करते हैं, तारापुर के थाना भवन में, तारापुर में एक थाना होता है, तारापुर के एक थाना भवन होता है। तो वहाँ पे वो जो युवा स्वतंत्रता सेनानी होते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहते हैं, राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहते हैं, राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहते हैं। तो ये योजना बनाती है, लेकिन पुलिस को उनकी इस योजना की जानकारी थी नहीं, उनकी इस योजना की जानकारी नहीं थी। और लेकिन कई अधिकारी क्या होते हैं उस मौके पर मौजूद भी थे। तो इस दौरान क्या होता है, पुलिस, उनको ये नहीं पता था कि ये क्या कर रहे हैं, ध्वज फहराने की योजना बनाई थी। फिर क्या करते हैं कि इसी दौरान जब वो लोग जाते हैं तो पुलिस उन पर क्या करती है, क्रूर तरीके से लाठीचार्ज स्टार्ट कर देती है। और इस लाठीचार्ज के बाद क्या होती है कि जो स्वतंत्रता सेनानी में से एक थे गोपाल सिंह, वो क्या करते हैं, थाना भवन में झंडा फहराने में सफल हो जाते हैं। 4000 की भारी भीड़ रहती है, और उस भारी भीड़ ने क्या किया, पुलिस पर पथराव करने लगे। 4000 की भारी भीड़, जिसमें क्या होता है कि नागरिक प्रशासन का एक अधिकारी क्या होता है, उसमें से घायल हो जाता है। और इसी के प्रतिक्रिया में, इसी के जवाब देने में पुलिस क्या करती है, उस भीड़ पर अंधाधुंध तरीके से फायरिंग करना स्टार्ट कर देती है। और अबाउट 75 राउंड फायरिंग की जाती है, जिसके बाद क्या होता है, मौके पर ही 34 लोग क्या हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। इससे भी मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में मौत हुई थी, लेकिन दावा किया जाता है, लेकिन उस मृतकों में से सिर्फ 13 लोगों की ही पहचान की जा पाई थी, और इससे ज़्यादा नहीं। तो ये पूरी कहानी थी, जो कि आपको क्लियर हो गया होगा। विरोध का कारण क्या था, तो विरोध का कारण भी थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं कि 23 मार्च 1931 को क्या हुआ था, आपको पता ही हो गया होगा, जैसे मैंने लिखा ये लाइन। 23 मार्च 1931 को क्या होता है, लाहौर में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई, तो उसी के कारण पूरे देश में क्या हो गया था, शोक फैल गया था।
और गांधी इरविन पैक्ट निरस्त होने के बाद महात्मा गांधी को क्या होता है, 1932 की शुरुआत में गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये सब बहुत सारे कारण रहते हैं। फिर क्या होता है, ये जो समझौता रहता है गांधी इरविन समझौता, उसके द्वारा गांधी जी ने लंदन में एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की सहमति व्यक्त की थी और सरकार ने क्या किया था, राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर सहमत हो गई थी सरकार। कांग्रेस फिर क्या होता है कि कांग्रेस को क्या कर दिया गया, अवैध संगठन घोषित कर दिया गया, जिस और नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद जी को क्या कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। तो जो मुंगेर में स्वतंत्रता सेनानी श्री कृष्ण सिंह थे, नेमधारी सिंह थे, निरापद मुखर्जी, पंडित दशरथ झा, बासुकीनाथ, दीनानाथ, तो इन लोगों को क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। और फिर क्या किया जाता है और देख लेते हैं। फिर ये सारे पूरे मतलब रीज़न रहते हैं, विरोध का कारण रहता है, विरोध की वजह से ही ये सारी चीज़ें होती हैं और ये सारा पूरा प्रोसेस था, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसको क्या करना है, तारापुर नरसंहार ये कहाँ से रिलेटेड है, बिहार के मुंगेर जिले से है और थाना से रिलेटेड, जहाँ पे झंडा फहराने के कारण क्या हुआ था, कुछ युवा स्वतंत्रता सेनानी को मार दिया गया था, बिहार राज्य से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं, ये देखिए, हाल ही में किस राज्य में छिपकली की एक नई प्रजाति खोजी गई है। हाल ही में छिपकली की एक नई प्रजाति कहाँ से खोजी गई है, तो ये खोजी गई है मेघालय से। दिखा दे रहे हैं आप लोग को प्रजाति कौन सी खोजी गई है, एक मिनट, ये है, देखिए यहाँ लिखा भी है। इस प्रजाति का जो साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक नाम है, उसका क्या नाम है, साइरेटोडैक्टाइलस एक्सरसिटस। साइरेटोडैक्टाइलस एक्सरसिटस प्रजाति का नाम है। इसका अंग्रेजी नाम भारतीय सेना के बेंट टोड जेको के रूप में दिया गया था। तो ये प्रजाति की मेघालय में खोज हुई है। तो ये जो इस प्रजाति की जो खोज, वैज्ञानिक नाम तो मैंने बता दिया, इसको नोट कर लीजिएगा, यूपीएससी पीसीएस में पूछा जा सकता है, इसको नोट कर लीजिएगा, साइरेटोडैक्टाइलस एक्सरसिटस। और इस प्रजाति का नाम इस प्रजाति का जो अंग्रेजी नाम है भारतीय सेना के किसके, बेंट टोड जेको या इसको गीको भी कह सकते हैं आप, जेको या गीको के रूप में दिया गया था। इससे पहले देखा जाए तो मिजोरम का एक जिला है सियाहा जिला, मिजोरम का एक जिला है सियाहा जिला, वहाँ पर बेंट टोड गेको की एक और प्रजाति की खोज की गई थी और जिले के नाम पर ही, उस जिले के नाम पर क्या कर दिया गया था, इसका नाम रख दिया गया था। तो मिजोरम का जो शहर था लुंगलेई शहर, उसी के नाम पर उस नई प्रजाति का नाम रख दिया गया था साइरेटोडैक्टाइलस। ये तो वही था, लेकिन एक जिला जोड़ दिया गया उसमें, क्या, लंगलेनेसिस, क्योंकि कहाँ मिला था, लुंगलेई शहर में मिला था, तो उसको लंगलेनेसिस, जो अगर लंगलेनेसिस आए तो मिजोरम हो जाएगा, और अगर ये आए एक्सरसिटस आ जाए इसके साथ, तो वो क्या हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो क्या नाम है इसका, मेघालय का एक स्टेशन है उमरोई मिलिट्री स्टेशन, तो वहीं पर ये छिपकली की नई प्रजाति मिली है और इसका नाम क्या कर दिया गया, भारतीय सेना के नाम पर रखा गया। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बात, और ये एक्सरसिटस जो है इसका क्या मतलब है, लैटिन में इसका अर्थ क्या होता है, सेना। तो ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसको कहा गया है कि भारतीय सेना के नाम पर रख दिया गया। भारत में अब देखा जाए तो बेंट टोड गेको की 40 प्रजातियों का घर है। भारत अब इस प्रजाति के कितने 40 प्रजातियों का घर हो गया है। अगर ये नॉर्थ ईस्ट में देखा जाए, नॉर्थ ईस्ट एरिया में, तो नॉर्थ ईस्ट केवल इसमें 16 प्रजाति, भारत में कुल 40 और नॉर्थ ईस्ट एरिया में ही टोटल कितने 16 प्रजातियों का घर बन चुका है। अगर हम लोग देख लें, थोड़ा मैप पर चलते हैं, एक मिनट, ये है, आपको दिख रहा होगा, ये मेघालय, यहीं ये है मेघालय, तो यहीं से खोज की गई है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक मिनट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन 10 से 14 मार्च के मध्य कहाँ किया जाएगा। इम्पोर्टेंट है ये भी,
अभी एक बार और न्यूज़ में आएगा कि जब किया जाएगा तब। अभी तो ये 10 से 14 मार्च क्यों चर्चा में है, इसलिए इसको ले लिया गया है क्वेश्चन। देख लीजिए क्या है। तो अभी एक बार ये क्वेश्चन और आएगा जब इसका क्या होगा, आयोजन किया जाएगा। तो इसका आयोजन 10 से 14 मार्च के मध्य किया जाने वाला है। कहाँ किया जाने वाला है? गुजरात के गांधीनगर में। गांधीनगर में किया जाना, ये देखिए। और इस बार जो एडिशन है इसका किस नंबर का है? 12वां संस्करण है। 12वीं रक्षा प्रदर्शनी यानी डिफेंस एक्सपो। इसका नाम है डिफेंस एक्सपो, यानी डिफेंस यानी रक्षा, एक्सपो मतलब प्रदर्शनी। रक्षा प्रदर्शनी की जाएगी, आयोजित की जाएगी। 12वां संस्करण है इसका। कहाँ पर? गुजरात, लोकेशन गांधीनगर गुजरात, यहाँ लिखा हुआ है। तो ये एक्चुअली क्या था, पहले इसका आयोजन 10 से 13 मार्च होने वाला था, लेकिन इसको एक दिन और बढ़ा दिया गया, 10 से 14 मार्च कर दिया गया। तो इसलिए ये न्यूज़ में है। तो और देख लेते हैं कि ये जो डिफेंस एक्सपो है, ये डिफेंस एक्सपो जो है, ये थल सेना, नौसेना और होमलैंड सुरक्षा प्रणाली, यह जो डिफेंस एक्सपो है, थल सेना, नौसेना और होमलैंड सुरक्षा प्रणाली पर एशिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनी है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इसी दौरान क्या किया गया, डिफेंस एक्सपो 2022 के लिए एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और कुछ बात कर लें कि ये जो डिफेंस एक्सपो है, ये 1 लाख वर्ग किलोमीटर, लिख नहीं रहे हैं, बता दे रहे हैं जल्दी क्योंकि टाइम लग रहा है। 1 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में लगेगा। और इसकी जो शुरुआत हुई थी 1996। तो तब से 1996 के बाद से यह अब तक की सबसे बड़ी प्रदर्शनी होने वाली है। और इसमें दुनिया भर के करीब 55 देश इस प्रदर्शनी में भाग लेने वाले हैं। और 100 से ज़्यादा इसमें क्या होंगी, वैश्विक कंपनियां अपने हथियारों का क्या करेंगी, इसमें प्रदर्शन करेंगी। और इस साल का जो डिफेंस एक्सपो होगा, उसकी जो थीम रखी गई है, वो क्या रखी गई है? पाथ टू प्राइड। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो है देश की आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ साथ रक्षा उद्योग की क्षमता को ध्यान में रख करके इसका आयोजन किया जा रहा है। और इस साल जो होगा, इसमें करीब 1 लाख स्क्वायर मीटर के दायरे में फैला होगा। और पिछला भी ध्यान रखना है कि चलो 2022 तो आपको पता चल गया गुजरात के गांधीनगर में। पिछला यानी 2020 में जो हुआ था, वो कब हुआ था, वो कहाँ हुआ था 2020 में? ये लखनऊ में, यूपी के लखनऊ में इसका आयोजन हुआ था। और उस टाइम ये 76 वर्ग किलोमीटर के दायरे में हुआ था। और इस बार 1 लाख। तो ये सबसे बड़ी अभी तक की 1996 के बाद से यह अब तक की सबसे बड़ी प्रदर्शनी होने वाली है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इस पर एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। तो इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनने वाले होंगे सारे आपको क्लियर करने, अभी एक बार और ये न्यूज़ में आएगा मार्च में जब इसका आयोजन होगा। तो चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। और एक और एक मिनट गाइस। डिफेंस एक्सपो हो गया, जैसे मैंने बोला 2020 में ये लखनऊ में हुई। और 2022 यानी ये हर 2 साल पर आयोजित होती है। तो ये भी ध्यान रखना, हर 2 साल पर इसका आयोजन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कह तो रहे हैं आज के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। चर्चा में रहे प्रोजेक्ट सद्भावना और प्रोजेक्ट आरोहण का संबंध किस राज्य से है? तो किस राज्य से संबंधित है? असम से। ये असम के सीएम है हेमंत विश्वा शर्मा। तो इन्हीं के द्वारा इसके बारे में बताया गया है। चलिए देख लेते हैं क्या है कि असम सरकार जो है उसने क्या किया है कि, एक मिनट, यहाँ देख लेते हैं। माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता को क्या करने के लिए? सुधारने के लिए। माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए इन महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों की एक श्रृंखला शुरू की। किसने? असम सरकार ने। इसी के तहत इनका एक पहल जो है, प्रोजेक्ट आरोहण जो पहल है, इसके तहत क्या किया जाएगा? प्रोजेक्ट आरोहण के तहत पहले बता दे रहे हैं कि क्या किया जाएगा। इनका क्या मतलब क्या एक इच्छा है करने की। तो ये एक ऐसी पहल है जो क्या करेगी, दूरस्थ, ग्रामीण और गरीब परिवार जो होंगे, दूरस्थ, ग्रामीण
और गरीब परिवार के जो प्रतिभाशाली छात्र होंगे उनकी पहचान करेगी। किस पहल के तहत? प्रोजेक्ट आरोहण के तहत ये क्या करेगी? दूरस्थ ग्रामीण और गरीब परिवार के प्रतिभाशाली छात्र की पहचान करेगी और उनके शैक्षिक करियर की ये क्या करेगा? निगरानी करेगा ये प्रोजेक्ट। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। और ये जो प्रोजेक्ट आरोहण है ये 4 वर्षीय कार्यक्रम है। ये प्रोजेक्ट आरोहण कितने वर्षीय कार्यक्रम है? 4 वर्षीय कार्यक्रम है, जो क्या करेगी? दूर दराज के इलाकों में जो रहने वाले गरीब छात्र हैं उनके लिए है। उनका इसका उद्देश्य क्या होगा? गरीब परिवार के जो प्रतिभाशाली छात्र हैं उनका क्या करना है? उनको गाइड करना है, उनका मार्गदर्शन करना है। और इसके अलावा उन छात्रों के कौशल विकास के लिए भी क्या करना है? जरूरी कदम जो होंगे वो उठाए जाएंगे। तो ये उम्मीद है प्रोजेक्ट आरोहण आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट सद्भावना की। प्रोजेक्ट सद्भावना के तहत क्या किया जाएगा? जो असम की सरकार है उन्होंने क्या कहा कि जो सचिवालय में करीब कितनी फाइलें पड़ी हुई हैं? 4 से 5 लाख फाइलों का निपटारा की जाएगी। प्रोजेक्ट सद्भावना के तहत सचिवालय में जो 4 से 5 लाख फाइल पड़ी हुई हैं उनका निपटारा किया जाएगा। 1 फरवरी 2022 से ये शुरू किया गया है और 1 फरवरी से इस परियोजना के तहत, सद्भावना परियोजना के तहत क्या किया जाएगा? सचिवालय में जो लंबित फाइल हैं उसको 1 साल के अंदर क्या कर दिया जाएगा? निपटारा कर दिया जाएगा। 1 साल के अंदर 4 से 5 लाख जो फाइलें पड़ी हुई हैं उनका निपटारा कर दिया जाएगा। और ये क्या होगा? एक केंद्रित शासन की दिशा में, एक नागरिक केंद्रीय शासन की दिशा में कदम होगा। और इससे क्या होगा कि जो शासन को लोगों के दरवाजे तक यह कदम ले जाएगा। तो उम्मीद है ये दोनों आपको पता चल गया होगा कि प्रोजेक्ट सद्भावना के तहत सचिवालय में पड़ी 4 से 5 लाख फाइलों का क्या करना है? निपटारा करना है। और प्रोजेक्ट आरोहण के तहत क्या करेंगे कि जो कौशल सुधार और मतलब दूर दराज के जो विद्यार्थी हैं उनका कौशल सुधार से संबंधित क्या किए जाएंगे? स्टेप उठाए जाएंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो किया जा रहा है ये किसके हेल्प से असम सरकार करेगी? इस प्रोजेक्ट को टाटा ग्रुप के सहयोग से करेगी। टाटा ग्रुप के सहयोग से करेगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और बात कर लेते हैं कि असम, चलिए मैप पर चलना पड़ेगा, 1 मिनट, बहुत लंबा हो जाता है। ये देखिए, ये जो 7 सिस्टर्स नाम सुने होंगे, 7 सिस्टर्स। तो 7 सिस्टर जो भारत की कही जाती है उसमें असम जो है 7 सिस्टर्स में से एक आती है। और बाकी सिस्टर्स राज्यों से ये असम क्या है? घिरा हुआ है। देख लेते हैं किससे किससे घिरा है असम। 1 मिनट, ये असम है, ये आपको दिख रहा होगा असम, ये असम है। तो ये असम जो है ये त्रिपुरा से भी घिरा हुआ है, दिख रहा होगा आप लोग को। नागालैंड से भी घिरा हुआ है। और किससे घिरा हुआ है? मेघालय से घिरा हुआ है, मणिपुर से भी घिरा हुआ है, मिजोरम से भी घिरा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश से भी घिरा हुआ है। और इसके अलावा ये किससे घिरा हुआ है? पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? वेस्ट बंगाल से घिरा हुआ है। तो ये आपको, ये देखिए, ये यहाँ है, ये देखिए ये टच कर रहा है, ये पश्चिम बंगाल का ये वाला इलाका, देखिए ये टच कर रहा है। तो ये किससे घिरा हुआ है? अरुणाचल प्रदेश। तो क्वेश्चन पूछता है क्या असम सिक्किम से घिरा हुआ है? तो असम जो है सिक्किम को नहीं टच करता है। देख लीजिए कहाँ टच कर रहा है, देखिए ये सिक्किम है यहाँ पर, बल्कि ये असम क्या कर रहा है? भूटान देश को मतलब टच कर रहा है। और देखा जाए तो ये बांग्लादेश को टच कर रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो असम को कौन कौन टच कर रहा है? बांग्लादेश, अरे सॉरी, हाँ बांग्लादेश। ये अगर स्टेट की बात की जाए, राज्य की, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और वेस्ट बंगाल, ये आपको क्लियर हो गया होगा। और वेस्ट बंगाल ये भी हो गया। और भूटान और बांग्लादेश से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं असम, ये क्लियर हो गया होगा। असम में देखा जाए तो इस समय जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा एमपी में है, उसके बाद अंडमान में है, तो सबसे ज़्यादा एमपी, फिर अंडमान, उसके बाद जो है असम में राष्ट्रीय उद्यान है। असम में टोटल 7 नेशनल पार्क हैं। अभी 2 रिसेंटली जोड़े गए थे, एक था रायमोना और एक था देहिंग पटकोई। तो जो 7 हैं असम के वो देख ले रहे हैं। असम के 7 जो हैं वो है पहले लिख लीजिए, काजीरंगा, मानस,
नामेरी, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे, नामेरी, ओरंग, डिब्रू शेखोवा, डिब्रू शेखोवा। और अभी जो 2 ऐड किए गए हैं वो है रायमोना, रायमोना, अरे एक मिनट, रायमोना और रायमोना और एक है देहिंग पटकोई, देहिंग पटकोई। तो देहिंग पटकोई जो है ये 7वें नंबर का है, ये अभी नवीनतम है, तो ये ध्यान रखिएगा, नवीनतम असम का कौन सा है, देहिंग पटकाई। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये रायमोना जो है वो छठा है, असम के कोकराझार जिले में है रायमोना, उसको छठा माना गया है। और काजीरंगा और मानस यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल हैं। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इससे रिलेटेड जितने भी, और बिहू नृत्य भी वहीं से है, असम से है, सत्रिया वहाँ का क्या है, क्लासिकल नृत्य है, तो ये सब अपना आपको पता ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं क्या है। आज बहुत लंबा वीडियो बनने वाला है, आप ही लोग को देखना, हम तो बता दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन फंसेगा, श्योर है फंसेगा। क्या क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट, एक मिनट छूट गया है क्या, नहीं ठीक है। किस शहर में वाटर टैक्सी सेवा 17 फरवरी 2022 को शुरू की गई है, तो कहाँ शुरू की गई है, मुंबई में शुरू की गई है। जो नौवहन, जलमार्ग और केंद्रीय बंदरगाह आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने क्या किया, महाराष्ट्र के नागरिकों के लिए ये इसको जो वाटर टैक्सी है मुंबई में शुरू की गई है, इसको उन्होंने हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। दिखा दे रहे हैं आपको कौन सी है, ये है वाटर टैक्सी, ये कहाँ पर, मुंबई में। तो ये जो वाटर टैक्सी है ये कहाँ से शुरू होगी, एक मिनट, ये डोमेस्टिक क्रूज टर्मिनल से, यानी डीसीटी डोमेस्टिक क्रूज टर्मिनल से ये शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी, और नेरुल, बेलापुर, एलिफेंटा द्वीप और JNPT के आसपास के स्थान को क्या करेगी, ये जोड़ेगी। ये क्लियर हो गया होगा। और इससे क्या होगा, इससे समय की बचत होगी, पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को ये क्या करेगी, बढ़ावा देगी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और देख लेते हैं महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है, तो भगत सिंह कोश्यारी हैं। वहाँ की राजधानी क्या है, मुंबई है। और वहाँ के CM कौन है, उद्धव ठाकरे हैं। अब चलते हैं, फटाफट खत्म करते हैं क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा। क्या क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है, किसने भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में 16 फरवरी 2022 को पदभार संभाला है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं फटाफट कि किसने भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में 16 फरवरी 2022 को पदभार संभाला है। तो किसने संभाला है, देख लेते हैं। सी वंशी पोनप्पा, ये हैं इमेज में आप देख सकते हैं, सी वंशी पोनप्पा, इन्हीं को क्या किया गया है, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। और अगर बात करें कि अभी कल मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि नौसेना के पूर्व वाइस चीफ ऑफ वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार, इनको राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक की जिम्मेदारी दी गई है। तो वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, दोनों आप लोग ध्यान रखिएगा, दोनों एक जगह नोट कर लीजिए कि राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक की जिम्मेदारी किसको दी गई है, जी अशोक कुमार को दी गई है, बनाया गया है। और ये जो है इनको क्या किया गया है कि भारतीय सेना का डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में इन्होंने पदभार संभाला है। और अगर बात करें कि जो थल सेना अगर पूछे CDS कौन है वर्तमान में, भारत के पहले CDS तो क्या नाम था, मतलब जनरल बिपिन रावत जी थे, जिनकी डेथ हो चुकी है। और अब वर्तमान में जो CDS हैं वो कौन है, तो थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, ये हैं अब वर्तमान में CDS के उस पर हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमेरिका और किस देश के द्वारा 20 से 25 फरवरी 2022 तक एक संयुक्त हवाई अभ्यास, जो ये
एक पेज पर आप अलग से लिखिए, जहाँ भी कभी हम रिवीजन कराएं या इस टाइप का अभ्यास बताएं वो एक जगह लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी एक नया क्वेश्चन बन ही जाता है। तो ये जो कौन सा अभ्यास है, कोप साउथ 22, ये जो अभ्यास है किसके किसके बीच स्टार्ट किया गया है, एक तो अमेरिका के बीच और एक बांग्लादेश। तो अमेरिका और बांग्लादेश के बीच ये स्टार्ट किया गया है, जिसका नाम है कोप साउथ 22 आयोजित किया गया है। और ये जो अभ्यास होने वाला है ये 6 डेज तक चलेगा, 6 दिन तक ये चलेगा। और ये किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है, वायुसेना के द्वारा। किसके द्वारा, वायुसेना के द्वारा। दोनों देश के वायुसेना के द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ फैक्ट बता दे रहे हैं कि बांग्लादेश, एक मिनट, बांग्लादेश के पास जाना पड़ेगा, एक मिनट, ये है बांग्लादेश, अभी यहीं से हम लोग गए थे। चलिए देख लेते हैं। ये जो बांग्लादेश है इससे कौन कौन से भारत के राज्य सटे हुए हैं। तो पहला तो आपको यही दिख रहा होगा, पश्चिम बंगाल। दूसरा आपको दिख रहा होगा, अभी देख चर्चा किए थे, असम। तीसरा आप देख लीजिए तो ये मेघालय इसके ऊपर ही है, तो ये हो गया बांग्लादेश से। और क्या है, त्रिपुरा। त्रिपुरा ये आप देख रहे होंगे, ये त्रिपुरा है, ये त्रिपुरा। और एक है आपका मिजोरम, ये देखिए हल्का सा यहाँ पे ऐसे टच है। तो बांग्लादेश है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टका है। और रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं उन्होंने भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा है, बांग्लादेश का। तो ये सब आप लोग को क्लियर होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट। एक और क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था अपने लास्ट के वीडियोस में कि एक पश्चिमी लहर से, आप लोग को याद आ गया होगा, जैसे मैंने नाम लिया, एक मिनट, पश्चिमी लहर। तो पश्चिमी लहर जो है ये भारत की नौसेना अभ्यास है। पश्चिमी लहर किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, क्या नाम है उसका, भारत की नौसेना अभ्यास है, ये पश्चिमी घाट पर आयोजित की गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं क्या कह रहा है। फरवरी 2022 में किसने 2021 फीफा क्लब विश्व कप का खिताब जीता है। तो देख लेते हैं किसके द्वारा ये जीता गया है। तो ये जीता गया है, इंग्लिश क्लब है जिसका नाम है चेल्सी। इंग्लिश क्लब है जिसका नाम क्या है, चेल्सी, उसी के द्वारा ये खिताब जीता गया है। 2021 फीफा क्लब विश्व कप चेल्सी के द्वारा जीता गया है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये ब्राज़ील के क्लब पालमेइराज को 2-1 से हरा दिया है। तो बस किसको हरा करके, बस ये ध्यान रखिए कि ब्राज़ील का कौन सा क्लब है, पालमेइराज, लिख दे रहे हैं, पालमेइराज, ब्राज़ील का, इसको हरा करके ये चेल्सी जीता। चेल्सी ने पहली बार इस विश्व कप को जीता है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था ये ध्यान रखिएगा। तो ये अबू धाबी, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी के एक स्टेडियम है जिसका नाम है मोहम्मद बिन जायद स्टेडियम में ये आयोजित किया गया है। और देखा जाए तो ये जो विश्व कप है, मतलब ये 2021 फीफा क्लब विश्व कप है, ये मैनचेस्टर यूनाइटेड और लीवरपूल के बाद चेल्सी क्लब जो है ये तीसरी जीतने वाली इंग्लिश टीम बन गई है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और T20 वर्ल्ड कप ये कहाँ आयोजित हुआ था, वहीं संयुक्त अरब अमीरात में ही आयोजित हुआ था, जो कि मैंने ऑलरेडी अपने लेक्चर में बताया हुआ है। और T20 भी और IPL भी कहाँ, IPL 14 जो हुआ था 2021 में, वो भी कहाँ, UAE में ही हुआ था। तो ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। और संयुक्त अरब अमीरात का एक मिशन है होप, तो ये भी याद रखिएगा, मंगल मिशन है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली देश की पहली पुलिस बल बन गई है। अब इसको हम अभी ले चलेंगे अपने पॉलिटी के साथ। तो चलते हैं, देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली देश की पहली पुलिस बल कौन बन गई है। तो दिल्ली पुलिस बल बन गई है। तो अमित शाह ने क्या किया है, जो अमित शाह गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री कौन है, अमित शाह जी हैं, इन्होंने क्या किया है, दिल्ली पुलिस का एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है सशस्त्र ऐप। और
स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस ये लॉन्च किया है। तो ये जो 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर दिल्ली पुलिस का ये दोनों लॉन्च किया गया है। और कहाँ के राष्ट्रीय राजधानी के नागरिकों को क्या किया जाए, तकनीकी अनुकूल डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए ये स्टार्ट किया गया है। वहाँ के नागरिकों को तकनीकी अनुकूल डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए ये जो है स्टार्ट किया गया है, लॉन्च किया गया है। तो अब ये देख लेते हैं कि जो स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस है, यानी स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस है, इसमें क्या है। तो इसमें क्या किया गया है कि ये जो दिल्ली पुलिस है, एक मिनट, दिल्ली पुलिस, ये यहाँ लिखा है कि जो दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस लाइसेंसिंग यूनिट, इसने क्या किया है, मौजूदा जो भारी भरकम यानी बल्कि आर्म्स लाइसेंस बुकलेट है उसको बदलने के लिए स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस पेश किया है। इसके साथ ही क्या हो जाएगी, दिल्ली पुलिस इस तरह के स्मार्ट कार्ड सेवा शुरू ये क्या है, वो मुंह से निकल जाता है बोलते होते। तो इसमें क्या है कि ये जो भारी भरकम आर्म्स लाइसेंस बुकलेट है उसको बदलने के लिए क्या कर दिया गया है कि अब ये दिल्ली पुलिस बल के लिए क्या किया जा रहा है, स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस स्टार्ट किया जा रहा है, ये सेवा शुरू किया जा रहा है। और ये ऐसा करने वाली देश की पहली पुलिस बन गई है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये जो शास्त्र मोबाइल ऐप है, शास्त्र मोबाइल ऐप, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, जो वो कार्ड है उसको दिल्ली पुलिस की ई बीट बुक के साथ जोड़ा जाएगा। उस मतलब कि वो जो कार्ड है, सशस्त्र कार्ड होगा, इसी ऐप के माध्यम से दिल्ली पुलिस की ई बीट बुक को क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। और ये हर मतलब दिन प्रतिदिन की जो जांच होगी, जांच के दौरान किसी भी समय जो हथियार लाइसेंस धारक होंगे उनकी पहचान करने में अधिकारियों की क्या करेगा, मदद करेगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि जब ये दिल्ली की बात कर रहा है तो चलिए देख लेते हैं दिल्ली। तो एक आपको पता होगा अमेंडमेंट 69 अमेंडमेंट, 69वां संशोधन जो है, संविधान संशोधन 1991 के माध्यम से क्या किया गया था, संविधान में 239 AA 239 AB शामिल करके इसमें दिल्ली से संबंधित प्रावधान किए गए थे। दिल्ली से संबंधित प्रावधान किस संशोधन के तहत और किस आर्टिकल में है, 69वां संशोधन 1991 में 239 का AA और 239 का AB जोड़ा गया। अब बात करते हैं 239 का जो AA है, इसमें दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र अधिनियम 1991 पारित किया गया। और इसी अधिनियम तथा जो अधिनियम 200 और ये जो अधिनियम है उसके वो और आर्टिकल 239 का AA, 239 का AB और 239 का B, इसमें जो निर्दिष्ट प्रावधान थे उसके अनुसार क्या किया गया कि वर्तमान में दिल्ली का प्रशासन चलाया जाता है। इस अधिनियम के तहत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र एक्ट 1991 और 239 का AA, 239 का AB और 239 का B, इसी के तहत क्या किया जाता है, दिल्ली का प्रशासन चलाया जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 239 AA क्या कहता है। तो इसमें जो दिल्ली में उपराज्यपाल होते हैं वो क्या करते हैं, दिल्ली सरकार की जो मंत्री परिषद होती है उसकी सलाह से काम करेंगे। आर्टिकल 239 का AA जो कहता है कि दिल्ली में उपराज्यपाल जो होंगे वो दिल्ली सरकार की मंत्री परिषद की सलाह से काम करेंगे। अगर कोई अपवाद है तो उस मामले को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा जा सकता है, लेकिन ये अपवाद जो है दुर्लभतम श्रेणी का ही होना चाहिए। अब बात करते हैं 239 AA क्लॉज 3 क्या कहता है। तो इसमें ये प्रावधान किया गया है कि जो दिल्ली विधानसभा होगी वो 3 को छोड़ करके, कौन कौन से 3 टॉपिक को छोड़ करके, एक पुलिस, एक भूमि और एक लोक व्यवस्था, इन तीनों विषय को छोड़ करके
जो राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय पर कानून बना सकती है। दिल्ली विधानसभा इन 3 विषय को छोड़ करके पुलिस, भूमि और लोक व्यवस्था को छोड़ करके राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय पर बना सकती है। यानी ये 3 सूची जो है वो किसके में आ जाएंगे, संघ सूची के उसमें। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि पुलिस किसका विषय है, राज्य सूची का विषय है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। तो आपको क्लियर उम्मीद है हो गया होगा। तो चलते हैं आज का फटाफट सैटरडे स्पेशल टॉपिक देख लेते हैं। और आज का सैटरडे स्पेशल टॉपिक है प्रमुख अनुसंधान संस्थान। जितने अनुसंधान संस्थान बताएंगे उनमें से आप सब रट डालिएगा। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है। चलिए देख लेते हैं क्या कहता है। हम बोलेंगे, लिखेंगे नहीं, एक आध लिख दिया करेंगे जो टफ होगा, बाकी आप लोग सुन के अपना लिख लीजिए। देखिए पहला हम स्टार्ट करेंगे श्रीनगर। श्रीनगर में कौन सा अनुसंधान संस्थान है, केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान। 2 बार बोलेंगे। श्रीनगर में कौन सा संस्थान है, केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान। बात करें शिमला की, तो शिमला में 2 संस्थान आपको मिलेंगे। कौन से 2 मिलेंगे, एक केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, ये पूछ चुका है आलू वाला, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। और एक क्या है, शीतोष्ण वन अनुसंधान संस्थान। क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं सोलन। ये सोलन कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश। तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर करनाल की बात करें, करनाल कहाँ पर पड़ेगा, हरियाणा। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आपको 2 संस्थान मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं हम। एक मिलेगा आपको राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, और एक क्या मिलेगा, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान। मृदा मतलब मिट्टी, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान। तो ये भी पूछ चुका है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर बात करें गुड़ग्राम का तो कई बार मैं बता चुकी हूँ। ISA मतलब कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन का मतलब संस्थान यहीं पर है। तो इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। आनंद कहाँ पर है, गुजरात। यहाँ पर क्या है, राष्ट्रीय दुग्ध विकास संस्थान। नेक्स्ट बात करें गाजियाबाद कहाँ है, यूपी। यहाँ पर क्या है, राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र। नेक्स्ट चलते हैं मेरठ मोदीनगर। यहाँ पर क्या है, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं लखनऊ की। लखनऊ में 2 मिलेंगे आपको, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक है केंद्रीय, कई बार ये पूछा जा चुका है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र, ये हो गया। और एक क्या है, उपोष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान। तीसरा क्या है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। ध्यान रखिएगा, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट संस्थान क्या है, कानपुर में क्या है, बहुत बार पूछा गया है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कानपुर में है। और एक क्या है, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, बनारस में क्या मिलेगा, ये भी पूछा जा चुका है, बनारस वाला भी। भारतीय शाक भाजी कहाँ मिलेगा, बनारस में मिलेगा। बनाया शाक भाजी कहाँ मिलेगा, बनारस में। मतलब शाक जहाँ है, ये शाक बनाया ही खाते हैं, तो शाक भाजी बनाया अच्छा लगता है, तो बनारस में है। तो ये याद कर लीजिएगा। और अगर बात करें झांसी की, यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जा चुका है, राष्ट्रीय घास और चारा अनुसंधान केंद्र। झांसी जा रहे थे, इतने सारे घास थे कि उसमें हम लोग क्या गए, फंस गए। तो झांसी घास यानी घास था, फंस गए, तो झांसी फंस गए। तो घास चारा अनुसंधान कहाँ है, झांसी में है। और एक और है राष्ट्रीय, मतलब झांसी में क्या है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान
वानिकी अनुसंधान। तो सबसे ज़्यादा घास वाला पूछा है, ये ध्यान रखिएगा। फिर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल वाला भी पूछा जा चुका है कई बार। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, और ये भी पूछा जा चुका है। और ये भी जो दूसरा बताने जा रहे हैं भोपाल का, ये भी पूछा जा चुका है, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, कोलकाता का क्या फेमस है, कौन सा संस्थान, राष्ट्रीय एटलस और सीमेटिक मानचित्र संगठन। अगर बात करें जयपुर राजस्थान की, जयपुर कहाँ है, राजस्थान में है। यहाँ की बात करें तो यहाँ क्या है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान। अगर बात करें बीकानेर की, बीकानेर भी राजस्थान में ही आपका पड़ेगा। यहाँ पर है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। जोधपुर देखें, ये भी आपका राजस्थान में ही पड़ेगा। ये क्या है, यहाँ पर केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। नागपुर महाराष्ट्र का देखें, महाराष्ट्र में है नागपुर। तो नागपुर में देखें क्या है, इंपॉर्टेंट है नीरी, मैंने बताया हुआ है एनवायरनमेंट के टॉपिक में, मैंने ये बताया था। नीरी मतलब राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, नागपुर में है। तो नागपुर में क्या है, नीरी, ऐसे रखिए, ना से नीरी ना से नागपुर। तो नागपुर कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो ये क्लियर हो गया होगा। और एक क्या है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। झारखंड के धनबाद में, ये कहाँ पर है, झारखंड में है। तो झारखंड में क्या है, केंद्रीय खनन वनन वर्क वाला यही झारखंड में ही होता है। तो खनन, तो झारखंड में खनन यानी कि केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हैदराबाद की में मतलब तेलंगाना की। तो तेलंगाना में क्या क्या है, हैदराबाद तेलंगाना में कौन कौन से हैं। एक है, ध्यान रखिए, केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान। दूसरा क्या है हैदराबाद का इंपॉर्टेंट, जो कि कई बार पूछा जा चुका है, अंतरराष्ट्रीय क्रॉप अनुसंधान संस्थान फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक और देख लीजिए, तेलंगाना हैदराबाद का अंतरराष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन। कृषि ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो सेमी एरिड वाला इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखिएगा। एक और बता रहे हैं, ये नोट कर लीजिए, भारत चावल अनुसंधान संस्थान। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और एक ध्यान रखिए, चेन्नई का भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्या कौन सा संस्थान है, राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान। राष्ट्रीय समुद्र, ये डिफरेंट है, इसको तो तुरंत याद हो जाएगा, राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान। और एक मिनट, आंध्र प्रदेश में है राजमुंद्री। ये किस लिए है, ये भी यूनिक है, तो याद ही हो जाएगा। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, ये भी यहीं पर है, तंबाकू राजमुंद्री में। और एक लास्ट आपको बता रहे हैं, मैसूर में क्या है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। तो जितने मैंने बताए हैं एकदम रट डालिएगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाएगा और आपका बिल्कुल भी स्किप क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। आप 2-3 बार रट लीजिए, नहीं तो हम क्या करेंगे, अपने वीडियो में ही 2-3 बार इसको रिवीजन करवा देंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा, आपको पेज पलटने की जरूरत ही नहीं है। चलते हैं फटाफट रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट से भी कम टाइम लगाएंगे। 17वीं अंतर्राष्ट्रीय सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 में किस राज्य की महिला टीम ने खिताब जीता है, केरला।
किसके द्वारा डाकथान 2022 का आयोजन किया गया है? एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। 9 भारत साक्षरता कार्यक्रम को कितने साल के लिए मंजूरी दे दी गई है? 5 साल, 22 से 27। लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद लेह ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की? कुनस्योम योजना। केंद्र सरकार ने किसे भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जी, अशोक कुमार। नीति आयोग किसके सहयोग से फिनटेक ओपन हैकाथॉन लॉन्च करेगा? फोन पे की मदद से। किस बैंक के द्वारा हाल ही में पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में महिलाओं हेतु वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया? सिडबी, पश्चिम बंगाल में। तंबाकू छोड़ो ऐप, जो कि अभी तंबाकू का कहने में क्या बताया है मैंने, कहाँ पर है? राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, तो ध्यान रखिएगा। तंबाकू छोड़ो ऐप किस संगठन के द्वारा? WHO। किस सरकार ने फरवरी 2022 में क्रूड पाम ऑयल, जिसको ताड़ का तेल भी कहते हैं, कच्चा तेल, कृषि और संरचना विकास उपकर को 7.5% घटाकर कितना कर दिया गया? 5% कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय एपिलेप्सी दिवस यानी मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? हर साल फरवरी माह के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। और ये देखिए, ये है यहाँ पे दुश्मनों के ठिकाने को 4300 किलोमीटर प्रति घंटे की ये ब्रह्मोस मिसाइल का जो किया गया। और इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट, ये सब देख सकते हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी सब कुछ बता दिया है। और ये देखिए, न्यू गेको फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट गेट्स आर्मी टैग, ये देखिए, ये तो आपको सब कुछ बता दिया है। सारे पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा, आराम से उसको पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और श्योर है आपका एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चंस फंसेंगे। और तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और फिर नेक्स्ट मिलते हैं हम नए क्वेश्चंस के साथ। तो गाइज़, आपको उम्मीद है सेशन पसंद आया होगा, तो इसको क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, आपका फ़र्ज़ बनता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।